जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। तो देखिए आज जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए झारखंड से रिलेटेड झारखंड का इतिहास, साथ ही साथ इसमें कुछ आपको अर्थव्यवस्था ज्योग्राफी का भी क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे आधुनिक भारत से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, समय ना व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है सम्मिलित करिए, सम्मिलित करिए, यानी आपका मैचिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है और मैचिंग का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को एग्जाम में। और यहाँ पर देखिए जो हुई थी घटनाएं, ये वहाँ पर दी हुई है और कहाँ हुई थी ये स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर स्थान दिया हुआ है और यहाँ पर घटनाएं दी हुई है। तो देखिए बारदोली कहाँ हुआ था, चौरी चौरा कहाँ हुआ था, यरवरदा कहाँ हुआ था और नौआखली कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिए बारदोली की अगर बात करें तो बारदोली आपको पता होगा कहाँ हुआ था। तो बारदोली का जो है, बारदोली सभी लोग जानते हैं गुजरात से संबंध रखता है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में जाइए, 2 कहाँ दिखाई दे रहा है, सीधा देखिए। तो देखिए बी और सी में जाइएगा तो 2 दिखाई दे रहा है, मतलब अभी हमको चौरी चौरा भी जानना होगा। और चौरी चौरा का अगर बात करेंगे तो चौरी चौरा कहाँ हुआ था, तो चौरी चौरा जो हुआ है वो आपको कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश, जी हाँ यूपी का पड़ता है इलाका। तो आप देखिए अब जाइए बी का 4, तो बी का 4 अगर छाटिएगा तो सीधा देखिए आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए कभी भी इस तरह का सम्मिलित या मैचिंग का आपको क्वेश्चंस दिया जाए तो आप दिमाग लगाइए, सभी नहीं, देखिए आपको 4 में से कोई 2 का आता हो, कोई 1 का आता हो, तो पहले आप उससे 1 को मिलाइए और 1 के अगर आपका मिल जा रहा है तो फिर ऑप्शन सीधा देखिए। अगर ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है तो सीधा टिक मार के निकल जाइए, उतना देखने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर वही दिया हुआ है बारदोली। देखिए बारदोली गुजरात का राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में कहाँ है, तो आप बोलिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आपको पता है चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसी के कारण जो घटनाएं हुई थी, यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान आपको पता है 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ के एक थाना जला दिया गया था। हिंसक जो हुआ था, हिंसा जो हुई थी, उसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान कितने को, तो 4 फरवरी 1922 को, ये घटना आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा से कैसे संबंध रखता है वो मैं बता रहा हूं। देखिए तो 4 फरवरी 1922 की बात है, क्या हुआ था, एक हिंसक भीड़ ने क्या किया था, एक थाना को जला दिया था जिसमें 23 पुलिसकर्मी पुलिस मारे गए थे, जी हाँ। और इसी घटना से लेकर अहिंसा की जहां बात आती है, गांधी जी पीछे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे गांधी जी तो बहुत पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन यहां पर अगर बात किया जाए तो वो अहिंसा की जहां बात आई वो ऐसे मोड़ लिए अपने आप को हाथ जोड़कर। तो यहाँ पर भी देखिए अहिंसा की बात आई थी और इसीलिए 12 फरवरी, ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और यही घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस हो गया था। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन के वापस लेने के कारण क्या थे, तो कारण यही थे, अहिंसा जो हुई थी, थाने को जो जला दिया गया था जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और 23 पुलिसकर्मी कोई भारतीय नहीं थे, लेकिन क्या कहिएगा गांधी जी कुछ अलग ही मियाज के थे। और कब की घटना थी, तो 12 फरवरी 1922 आप बोलिएगा। उसी तरह देखिए यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। और नौआखली कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में ये स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 19 अगस्त 1942, जी हाँ 9 अगस्त 1942 की यहाँ बात कर रहा है, को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया, वे कौन थे। और देखिए वो जो नेताएं थे कहां से गिरफ्तार हुए थे, हजारीबाग से, यानी ये बन गया झारखंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पर हजारीबाग का नाम आ गया है। तो ये आप इंपॉर्टेंट, मैं स्टार इसको बना ले रहा हूं, एकदम नोट करके रख लीजिएगा। और किनको गिरफ्तार किया गया था, तो वो गिरफ्तार किए गए थे हजारीबाग से। देखिए ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगी, यानी शिव कुमार और रामानंद को
गिरफ्तार किया गया था। आगे हम देखें तो देखिए वही थोड़ी सी चर्चाएं इसमें दी होगी। 19 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है प्रारंभ हुआ था, और इस बीच बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ कर आपको अंग्रेज क्या कर रहे थे, तो गिरफ्तार कर रहे थे। तो देखिए 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था गांधी के साथ, आपको पता है। उसी में शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। शिव कुमार और रामानंद को कहाँ गिरफ्तार किया गया था, तो हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई। यहाँ पर देखिए घटनाएं दी हुई है, चारों ऑप्शन आपके घटनाएं दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब हुआ, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, फिर गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, लॉर्ड वेवल की आगमन। ऐसे तो लॉर्ड इन लोग में लगाना नहीं चाहिए, लेकिन इतिहासकार लगाए हुए हैं। हमारे देश को जो लूटा, इतना विश्वासघात किया, उसके सामने लॉर्ड लगाना उचित नहीं है, लेकिन क्या करिएगा। चलिए, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन कब हुआ और कैबिनेट मिशन का आगमन, तो ये देखिए यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ, यही आपको बताना है सबसे पहले कब हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा 1942 और क्रिप्स मिशन भी 1942 हुआ था, लेकिन आप ध्यान रखिए इसमें सिर्फ मंथ का अंतर था। फिर देखिए अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पर मैं बता दूं 1942 मैंने बोला, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में ही, और 1942 में क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया था। लेकिन अंतर क्या है, तो ये देखिए मार्च में आया था। जी हाँ, ये मार्च में आया था और ये आपका अगस्त का महीना में आया था। और उसके बाद 1943 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल का हमारे यहाँ आगमन हुआ था अक्टूबर 1943 में, 1943 में। और कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 1946 में हुआ था, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। तो ये क्रम आपको याद रखना है, क्रम याद रखने का 42, 42, 43 और 3 साल आगे चले जाइए हो जाएगा 46। तो इस तरह से तो आपको बताना था यहाँ सबसे पहले घटना, तो सबसे पहले घटना आप बोलिएगा कौन, तो क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में मैंने बताया, और 1942 का मार्च में ये हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी, तो आपको पता होगा कब की गई थी, तो आप ये बताइए। तो ये जो हुआ था, ये हुआ था देखिए 21 अक्टूबर 1943 1943 को, यानी सी आपका हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए किसके द्वारा की गई थी, तो यहीं पर दिया गया है देखिए, कमान किसको दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए कभी कभी आपसे पूछता है कहाँ पर, तो सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कर क्या किया था, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की थी। कभी कभी आपसे पूछता है इसका जो स्थापना अस्थायी संगठन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद फौज सरकार थी वो भी कभी कभी पूछता है, तो वो आपको याद रखना है कहाँ हुआ था, तो आप बोलिएगा सिंगापुर में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व दिए थे आपको सुभाष चंद्र बोस को, वो देखिए 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको सौंप दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। पहला तो पहले कौन थे, तो 7 जुलाई आप बोलिएगा 1943 को रास बिहारी बोस ने कमान किसको सौंपा था, तो सुभाष चंद्र बोस को। और एक नाम इसको इंग्लिश में देखिए कभी कभी आपको दिखाई देगा INA भी इसको बोला जाता है, इंग्लिश में भी दे सकता है। तो INA का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ही होता है, देखिए फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये आप याद रख लीजिएगा, INA का फुल फॉर्म
कभी कभी आपको INA भी दे सकता है। तो आप बोलिएगा इंडियन नेशनल आर्मी। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन है, देखिए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। कौन सा अधिकार इसमें पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को इसमें से नहीं प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया राजनीति का, राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन देखिए पूछ दिया गया है, यानी पॉलिटी का पार्ट से पूछा गया है। और आप ऑप्शन पढ़िए, तो ऑप्शन देखिए पढ़िएगा, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्षमा दान करें। क्षमा दान की जो शक्ति होती है, मैं राष्ट्रपति का जब MCQ करवाया था तब मैं आपको बताया था, जी हाँ, क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। किसी भी सजा को, फांसी ये सब को अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमा दान या किसी भी इस तरह के उम्र कैद को, किसी की उम्र कैद हो जाती है या किसी को सजा मिल जाती है जेल की, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्षमा कर सकता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये मैंने देखिए एक बार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आपको बताया था। और देखिए ये न्यायाधीशों क्यों हटाना, ये राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आता है। ये कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग मैंने बताया था। तो उसी तरह सदाचार होने पर या किसी भी तरह का कमियां होने पर कौन हटाएगा, तो ये कभी भी हटता है तो संसद द्वारा हटता है। ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। जी हाँ, उसके बाद देखिए आपातकाल की घोषणा, जी हाँ, राष्ट्रपति चाहे तो आपातकाल की इमरजेंसी लगा सकता है। और अध्यादेश जारी करना, बिल्कुल राष्ट्रपति चाहे तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है हमको नहीं प्राप्त है, तो आप बोलिएगा बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो संसद द्वारा की जाती है। जी हाँ, संसद द्वारा की जाती है। अगर हम डिटेल्स में थोड़ा सा देख लें तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, किसके द्वारा, तो बहुमत द्वारा, और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, कितने बहुमत से, तो 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन होना चाहिए तो ही हटेगा। आप याद रखिएगा संसद द्वारा, और कितना, 2/3 का आपको यहाँ पर होना चाहिए, तभी आपके न्यायाधीश हट सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए, देखिए निर्वाचित होने के लिए बोल रहा है, होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा, न्यूनतम आयु मतलब मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितने होने चाहिए, तो वो आपको पता होगा लोकसभा के लिए कितना होता है, तो 25 वर्ष का होता है। जी हाँ, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए राज्यसभा का कितना होता है, राज्यसभा का कितना होता है, ये थोड़ा आप बताइए कमेंट में। तो राज्यसभा का मैं बता दूं, राज्यसभा का जो होता है वो होता है 30 वर्ष का। जी हाँ, राज्यसभा का होता है 30 वर्ष का, और लोकसभा का क्या होता है, तो 25 वर्ष का होता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देखिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ होगा लोकसभा का। और राज्यसभा की बात करें तो देखिए न्यूनतम आयु आपसे रहता है जो वो 30 वर्ष का रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, जी हाँ, यहाँ पर अनुच्छेद पूछ दिया है, और अनुच्छेद आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंस बनता ही है। तो अनुच्छेद के अंतर्गत पूछा गया है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी अनुसूचित जातियों का आरक्षण जो है किसके अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो वो जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल्स 330, मैं पहले भी डिस्कस किया था इस पर, एक क्वेश्चन शायद बना था झारखंड के जनजातियों पर, तो 330 में ये आपको आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, यानी ए फॉर इलाहाबाद आपका हो जाएगा। आर्टिकल 330 की अगर चर्चाएं आपको देखनी है तो थोड़ा सा देख लीजिए, अनुच्छेद 330 के फर्स्ट के क में, यानी आप पहला का क में जाइएगा तब आपको क्या देखने को मिलेगा, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किया गया है। जी हाँ, आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन वहीं अगर जाइएगा 330 के क के ख में, पहला का ख में जाइएगा तो असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, यानी जो असम के स्वशासीय अनुसूचित जनजाति है उनको छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है तथा
ख में जाइएगा तो असम के 180 जिलों के अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है। यानी देखिए यहाँ पर छोड़ा गया है किसको, तो असम के 180 जिलों में इसको छोड़ा गया है और बाकी देखिए यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 330 आरक्षण से संबंधित है और किसके आरक्षण, तो अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन, देखिए स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बनता है, केसर उत्पादन करने वाला देश है, ये आपको बताना है। तो देखिए केसर उत्पादन करने वाला जो देश है सबसे बड़ा वो है आपका ईरान, यानी डी फॉर देवसेना हो जाएगा। अब आपसे कभी कभी पूछ सकता है भारत में कौन है भैया, केसरिया तेरा एक से है पिया। यहाँ पर भी पूछ सकता है कि केसरिया तेरा एक से है पिया कहाँ से लिया गया, तो आप तो बोलिएगा फिल्म से लिया गया है, लेकिन नहीं, जो भारत में सबसे बड़ा केसरिया का उत्पादन करता है, आप जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत भारत का, जिसको हम लोग बोलते हैं शिमला, भारत का एकदम हम लोग बोलते हैं, सॉरी शिमला बोल रहे हैं, स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं, भारत में तो शिमला है ही, तो भारत का जिसको हम स्विट्जरलैंड बोलते हैं, जी हाँ आप समझ गए होंगे बहुत कोई, जी हाँ जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ J&K की बात कर रहे हैं, हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर। जब पहाड़ियों में चढ़िएगा, वहाँ की वातावरण को देखिएगा, सभी गोरे गोरे दिखाई देंगे और वहीं पर होता है अपना केसरिया का उत्पादन सबसे ज़्यादा, यानी केसरिया का नहीं केसर का बोलेंगे, गाना में नहीं बनना है केसरिया तेरा एक से है पिया, तो उसको तो याद रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है केसर का, तो आप बोलिएगा जम्मू कश्मीर में होता है। और देखिए रेड गोल्ड और केसर को नाम दिया जाता है बहुत ही खूबसूरत, रेड गोल्ड, इसीलिए तो जितना गोल्ड का दाम होता है ना, उससे अब मिला जुला कर अगर देखिएगा, गोल्ड जितना तो नहीं, लेकिन केसर अगर ओरिजिनल अगर आपको मिल जाएगा तो उसका कीमत इतना ज़्यादा लेगा कि आपको चुकाने में सोचना पड़ेगा। तो केसर का भी दाम आपको पता है बहुत ही अधिक मात्रा में रहता है, बहुत ही अधिक रहता है। अगर अच्छा केसर आपको मिलेगा, छुटपुटिया केसर मिल जाएगा तब तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, और असली केसर एकदम आप देखिएगा तो एकदम चमकेगा, एकदम रेड, इसीलिए इसको नाम दिया गया है रेड गोल्ड। तो आप याद रखिएगा कि केसर का नाम लाल सोना रखा गया है, जी हाँ लाल सोना यानी रेड गोल्ड। और कभी कभी आपको पूछ सकता है कहाँ होता है जम्मू कश्मीर में, तो वो देखिए यहाँ पर, यहाँ के किश्तवाड़ पड़ता है और पामपुर, कभी आप जम्मू कश्मीर जाइए तो किश्तवाड़ जाइए और पामपुर में जाइए तो देखिए आपको वहाँ पर केसर का पूरी तरह से उत्पादन दिखाई देगा। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।